और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए, इसमें आप सभी के लिए मैंने इंक्लूड किए हैं सभी PYQs और ये पूरा बेस्ड है किसके ऊपर, एसएससी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है उस एग्ज़ाम के ऊपर। और इसमें आपके लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, संस्कृति, स्टैटिक जीके, इन सभी पोर्शंस को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो सभी सेट्स जो भी आगे आपके लिए होंगे सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को आपको देखना है और बाद में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर टेस्ट से वो आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपने जो है वो सही किए हैं। तो अब शुरू कर लेते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को, और जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो देखिए, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की तो ये है आपका कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर वो आपको ध्यान रखने हैं। कुचिपुड़ी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ से है, ये आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 8 की 8 क्लासिकल डांस, उनके राज्य। और इसके अलावा जो ये कुचिपुड़ी है ये कहाँ से है, ये आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से इसकी उत्पत्ति हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, अपनी नेवल पावर के लिए जो डायनेस्टी काफ़ी फेमस थी ये थी आपकी चोल डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि चोल जो है वो नौसेना में काफ़ी आगे थे, काफ़ी पावरफुल इनकी नेवी पावर थी। तो ध्यान रहेगा, चोल जो है, चोल राजवंश ये प्रसिद्ध था किसके लिए, नौसैनिक शक्ति के लिए। तो देखिए, चोल वंश की बात करें तो दक्षिण भारत का एक तमिल समुद्री राज्य था जो दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। यहाँ पर जो सबसे महान चोल शासक का नाम था ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, उनका नाम क्या था, उनका नाम था राजराजा चोल। ठीक है, और वह दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक थे और उन्हें हम महान राजा राज के नाम से भी जानते थे। ठीक है, याद रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग नेवल पावर ये थी आपकी चोल राजवंश की। दक्षिण भारत का ये एक राजवंश था और इसमें सबसे महान जो यहाँ के शासक थे उनका नाम था राजा राज चोल, जिनको हम महान राजा राज के नाम से भी जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार जिनका नाम है हरियर और बुक्का इनके द्वारा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियर बुक्का के द्वारा, हरियर और बुक्का ये दो अलग अलग भाई हैं, इनके द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने जिस साम्राज्य की स्थापना करी थी उसका नाम क्या था, इसका नाम था विजयनगर एम्पायर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो याद रहेगा कि हरियर और बुक्का दो भाइयों ने जो साम्राज्य की स्थापना करी थी इसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो एक ईयर आता है 1336। तो 1336 ईस्वी में इन दोनों भाइयों ने, जिनका नाम है हरियर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बात आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आया संगम राजकुमार। देखिए, संगम डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। हुआ क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने इस्लाम में इन लोगों को परिवर्तित करने की कोशिश की और बाद में इन्हें परिवर्तित करने के बाद विद्रोह एक हो रहा था साउथ में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को साउथ में भेजा, यानी कि दक्षिण में भेजा। लेकिन वहाँ पर एक भक्ति संत थे, ठीक है, विद्यारण्य के नाम से, उनसे प्रेरित होकर इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वहाँ पर की थी। तो याद रखना, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो संगम राजकुमारों ने की थी जिनका नाम था हरियर और बुक्का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था। तो देखिए, काकतीय वंश ने जिस किले का निर्माण जो है करवाया था उनका नाम था गोलकुंडा, यानी कि गोलकुंडा किले का निर्माण ये काकतीय वंश ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, किले का निर्माण ये 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के द्वारा किया गया था और भारत के सबसे उत्कृष्ट गढ़ों में से एक माना जाता है। कौन सा, ये आपका गोलकुंडा किला, और उस समय की शानदार नवाबी संस्कृति का ये प्रतीक है। तो ध्यान रहेगा कि काकतीय राजवंश के द्वारा जिस किले का निर्माण करवाया है इसका नाम है गोलकुंडा किला। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था। तो देखिए, बैटल ऑफ पानीपत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 बैटल ऑफ पानीपत ये आपकी हुई है।
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये किस किस के बीच में हुई थी? तो पानीपत का जो पहला युद्ध था ये हुआ था किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और साथ ही में बाबर के बीच में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की थी ये लास्ट एक आप कह सकते हो इब्राहिम लोदी और साथ ही में किसके बीच में? बाबर के बीच में। और इसमें इन्होंने बाबर ने लोदी को हराकर जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। तो ये था आपका पानीपत की पहली लड़ाई जो कि हुई थी 1526 में, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई की, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है ये हुई थी मुग़ल सेना के बीच में, अकबर की मुग़ल सेना और साथ ही में हेमू के बीच में। अब यहाँ पर अकबर और हेमू इन दोनों के बीच में हुई, लेकिन पराजित कौन हुआ था? तो ये हुआ था हेमू। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप ध्यान रखेंगे कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी और हेमू यहाँ पर हारा था और अकबर यहाँ पर जीत गए थे। उस समय अकबर बहुत छोटे थे, तो उनका जो मतलब अकबर के सेनापति थे जिनका नाम था बैरम खान, आप कह सकते हो उन्हीं ने ही इसको पूरा कंट्रोल किया था, उन्हीं के नाम से लड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। और वहीं बात करें तीसरी लड़ाई की, ये हुई थी किस किस के बीच में? तो ये हुई थी आपकी अहमद शाह अब्दाली और साथ ही में मराठा साम्राज्य के बीच में। ठीक है, तो देखो मैं वापस से आपको बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे कि पहली लड़ाई ये हुई है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा और यहीं से बाबर ने शुरुआत की थी मुग़ल डायनेस्टी यानी कि मुग़ल वंश की या फिर मुग़ल आप कह सकते हैं साम्राज्य की। ठीक है, दूसरी लड़ाई जब हुई थी पानीपत की तो उसमें हुई थी अकबर और साथ ही में हेमू के बीच में 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। हालांकि अकबर काफ़ी छोटे थे, लेकिन अकबर की जगह जो वहाँ पर नेतृत्व किया था इस पूरे लड़ाई का वो किया था बैरम खान ने। ठीक है, और तीसरी लड़ाई की बात करें तो ये हुई थी 1761 में, किस किस के बीच में? तो ये हुई थी मराठा साम्राज्य और साथ ही में जो है अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ध्यान रहेगा ये सभी आपको ध्यान रखने। और क्वेश्चन में आपसे पूछे कि कौन हारा था दूसरी लड़ाई में, तो ये हारे थे हेमू। अगला क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि दूसरी लड़ाई हुई हेमू और अकबर के बीच में, तब 1556 में। कौन हारा? हेमू। किससे? अकबर से। और हेमू की बात करें तो दिल्ली के हिंदू राजा थे और इन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है? तो देखिए अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है, तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 26। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 मतलब धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देना। ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल नंबर 17 यानी कि अनुच्छेद नंबर 17 के थानों की स्थापना, रख रखाव करने, धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने और चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार है। फिर निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आपका जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना ये की गई थी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना ये हुई थी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई, जिसको हम हिल्टन यंग आयोग के नाम से भी जानते हैं। कौन सा अधिनियम था? तो ये था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय की बात करें तो ये है आपका मुंबई में। पहले भारतीय गवर्नर तो ये थी सी डी देशमुख और अभी वर्तमान में तो ये है शक्तिकांत दास। फिर है स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? तो देखिए अगर हम बात करें बजट की, तो स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो संविधान सभा में प्रस्तुत किया था आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट ये आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और भारत का पहला बजट ये 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जब भारत ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के अधीन था। वही नाम एक और इम्पॉर्टेंट है जॉन मथाई, जिन्होंने 28 फरवरी 1950 को भारतीय गणराज्य का ये पहला बजट पेश किया था। तो ये ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का पहला ये शनमुखम शेट्टी ने और भारतीय गणराज्य का पहला तो ये जॉन मथाई ने। अगर हम बात करें आर्टिकल की, हमारे संविधान में किस आर्टिकल में बजट के बारे में लिखा हुआ है? तो देखिए बजट शब्द तो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन उसकी जगह जो लाइन लिखी हुई है वो है 1 वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये लिखा हुआ है। फिर है जागोई, जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? तो देखिए जागोई की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक प्रमुख शैली है, ये है किसकी? मणिपुरी की। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए जागोई की अगर हम बात करें तो मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के रूप में से एक है।
अब मणिपुरी मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो हमारे 8 क्लासिकल डांस है उसमें से एक आपका कौन सा है, मणिपुरी है। मणिपुरी कहाँ पर होता है, तो ये मणिपुर राज्य में देखने के लिए मिलता है। और जागोई ये मणिपुरी के भीतर एक पारंपरिक नृत्य रूप है जिसकी विशेषता लयबद्ध कदमों का उपयोग, अभिव्यंजक चेहरे के भाव और कहानी कहने वाले तत्व हैं। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखोगे कि जागोई ये आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और मणिपुरी कहाँ का है, ये है आपका मणिपुर से। और कितने क्लासिकल डांस है, 8, जो मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। और होमवर्क आपका क्या था कि आपको उन सभी 8 के 8 क्लासिकल डांस के जो स्टेट है वो याद रखने हैं और कमेंट सेक्शन में बताने हैं। फिर है अमरमेल वल्ली पद्म भूषण प्राप्त करने वाले एक शास्त्रीय नर्तकी को किस शास्त्रीय नाट्य के लिए जाना जाता है। तो इनको हम जानते हैं किसके लिए, तो ये हम जानते हैं भरतनाट्यम के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि अमरवेल वल्ली ये पद्म भूषण प्राप्त करता है। और ये कौन से क्लासिकल डांस से बिलोंग करती है, तो ये करती है भरतनाट्यम से। तो देखिए प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है अमरवेल वल्ली, ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। और भरतनाट्यम ये भारत के सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य रूप में से एक है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अगेन तमिलनाडु से हुई थी। तो 3 तो मैंने आपको यहीं पर बता दिए, भरतनाट्यम अभी, इससे पहले मणिपुरी, और उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में था कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश से था। फिर निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में है, ये है 368 में। कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से ये हमने लिया है, राइट। और अगर हम बात करें संविधान में शिक्षा का अधिकार ये कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत ये हमने जोड़ा था। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए अनुच्छेद 21A को 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। और ये अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्य में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य के द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो देखिए अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो आपका भाग है, इस भाग का नाम है भाग नंबर 8। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है डायरेक्टली तौर पर। और ये कौन से भाग में है, ये आपका भाग नंबर 8 में, ठीक है। भाग नंबर 4 में क्या है, तो भाग नंबर 4 में आपको देखने के लिए मिलेंगी DPSP। भाग 5 में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या, यहाँ पर आपको यूनियन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी कि केंद्र के बारे में। और उसके बाद अगर हम बात करें भाग 9 की, तो इसमें बात की हुई है पंचायत वगैरह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ठीक है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ध्यान रखनी है। तो देखिए केंद्र सरकार सीधी तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है, यानी कि आपने देखा होगा जितनी भी यूटीज़ हैं आपके, लाइक चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, तो इन सभी को कौन कंट्रोल करता है, तो ये करता है आपका केंद्र सरकार। हालांकि दिल्ली एक्सेप्शन आप कह सकते हो, पौंडुचेरी में भी आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे बनती है। गवर्नमेंट इन द सेंस कि वहाँ पर इलेक्शंस वगैरह आपने देखा होगा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली टाइप से होता है, ठीक है। और कौन सी यहाँ पर पार्ट में है, तो ये आपका भाग नंबर 8 में, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा उपराज्यपाल या फिर प्रशासक इसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा क्या, वहाँ पर है आपके CM कौन, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। फिर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन ये कब हुआ था। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन ये हुआ था 28 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए 28 जनवरी की अगर हम बात करें 1950 में, तो हमारे आज़ाद होने के 1 साल बाद, मतलब हम आज़ाद कब हुए थे, 1947 में, सॉरी। और उसके बाद देखिए हमारी संविधान सभा बनी, कमेटी बनी, सब हुआ। 1949 में आपका संविधान बनकर तैयार हुआ। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। अब देखिए संविधान जब हमारा बना उसके 2 दिन बाद, यानी कि 28 जनवरी 1950 में क्या हुआ कि हमारा जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये कौन से अनुच्छेद में है, 124 में है। और सर्वोच्च न्यायालय को हम संविधान के संरक्षक के रूप में जानते हैं। और अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 32 की, ये 5 प्रकार की रिट को इशू करता है जिसके तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हालांकि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार आपके हनन होते हैं तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, संविधान की हृदय और आत्मा के नाम से। 1950 से पहले अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में हम जानते थे। और संघीय न्यायालय की स्थापना ये हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में। फिर लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली में। अगर आपने दिल्ली के कुतुब मीनार को विजिट किया होगा तो यहाँ पर आपको ये आयरन पिलर देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही होगा कि लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर ये है आपका नई दिल्ली में।
तो लौह स्तंभ की बात करें, भारत की राजधानी दिल्ली में है। लौह स्तंभ की जो अगर हम बात करें ऊंचाई कितना है, 7.21 मीटर लंबा है और लोहे का बना हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अभी तक रस्टिंग इस पर नहीं हुई है। कहते हैं ना लोहे पर जंग लग जाती है, तो ये अभी इस पर नहीं लगी है, ये इसकी खासियत है। और ये दिल्ली के कुतुब परिसर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इस पर आपको किसके शिलालेख दिखते हैं, तो संस्कृत भाषा में आपको शिलालेख देखने के लिए मिलते हैं। जिसने इसको बनवाया था, नाम था इनका राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो कौन से नंबर के थे, तो ये थे 40वें नंबर के। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यूनेस्को की अभी रिसेंटली कितनी साइट्स हो चुकी हैं, तो ये हो चुकी है 42वीं। 41वें नंबर की कौन सी बनी थी, तो ये शांति निकेतन बनी है अभी, ठीक है। और इसके अलावा 42वें नंबर की जो बनी है वो बने हैं हॉयशल्स के मंदिर। और 15वें नंबर की अभी आपको गरबा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये टेंजेबल जो साइट्स होती है अमूर्त वाली, उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो 40वें नंबर की थी आपकी धोलावीरा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। 41वां आपका शांति निकेतन और 42वां आपका हॉयशल है। और एट प्रेजेंट यूनेस्को में कितनी साइट्स हो चुकी हैं भारत की, ये हो चुकी हैं 42। अगला है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ये आपका नई दिल्ली में है। अगर हम इसकी बात करें तो उद्घाटन हुआ था इसका 1954 में, उस समय के डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा। और देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना का विचार ये पहली बार 1949 में कलकत्ता में कला सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इसको संचालित कौन करता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो उन पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत को कम करते हैं, पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा करने के लिए, यह उन रसायनों को खत्म करने के लिए एक वैश्विक समझौता है जो इसे क्षीण कर रहे हैं। देखिए ओजोन परत की बात करें, ओजोन यानी कि O3 ये हमें प्रोटेक्ट करता है सन की जो हार्मफुल रेडिएशन आती है UV, उनसे हमें बचाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल की अगर आप बात करें तो वहाँ पर आपको ओजोन लेयर देखने के लिए मिलती है। सन से जो भी रेज आती है UV, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इसको डिप्लीट कर रहे हैं, इसको ये ख़राब कर रहे हैं इस लेयर को, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो उसी के लिए प्रोटोकॉल बना था जो कि था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है ओजोन दिवस के बारे में। ओजोन डे हम कब बनाते हैं, तो हर साल 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन डे। अब आप मुझे बताओगे कि इस साल के ओजोन दिवस की थीम क्या थी, ठीक है। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो बताना 2023 में जो है थीम क्या थी आपकी ओजोन डे की। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 21। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी को भी उसके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये 2 अधिकारों को रक्षा देता है, पहला जीवन का अधिकार और एक है जीवन का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसके अलावा टाइम टू टाइम काफ़ी सारे अपडेट भी इसमें हुए हैं, काफ़ी सारे केसेस जो इसमें हैं वो जोड़े गए, जैसे कि राइट टू मैरी, राइट टू प्राइवेसी, काफ़ी सारे इसमें प्रोविज़न है। बस आप ध्यान रखोगे कि ये आपको किस चीज़ से बचाता है, तो ये आपको बचाता है किससे, कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को आप ऐसे नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस कि वो संविधान में या कानून में नहीं लिखा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत ये किस वर्ष हुई थी। तो देखिए अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत ये हुई थी आपकी 2014 में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें व्यापक वित्तीय समावेशन लाने और देश के सभी घरों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के एक एकीकृत दृष्टिकोण है।
ये योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र को अंतर्गत करती है और अपने प्रत्येक खाता धारक को एक स्वदेशी डेबिट कार्ड प्रदान करती है। और इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। फिर इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, ये किसने पेश किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखोगे। देखिए, भारत के संविधान के जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस पे बेस है? उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देश में कोई है तो वो कौन है? देश का नागरिक, क्योंकि देश का नागरिक ही डिसाइड करता है अपनी गवर्नमेंट को। अगर देश का नागरिक चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अभी हमें अपने राइट्स ही नहीं पता होते हैं बहुत से लोगों को, तो इसलिए हमें अवेयर होने की ज़रूरत है और सबको पता होनी चाहिए कि हमारे संविधान में क्या लिखा है, क्या हमारे राइट्स हैं और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें जो शब्द यहाँ पर हैं जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आरबीआई की स्थापना ये कब हुई थी? तो देखिए, अगर हम बात करें आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो देखिए मैंने अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि हिल्टन यंग आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1935 में। वर्तमान में इसके गवर्नर तो ये है शक्तिकांत दास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अधिनियम था 34 और स्थापना ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ये है आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं? तो देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया, ये दिया गया था सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, इसी को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तब भी आंसर सारनाथ होगा। धर्म चक्र परिवर्तन ये कहाँ हुआ था, तो भी आपका सारनाथ होगा। अब ये था पहला उपदेश। सबसे ज़्यादा उपदेश ये कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो देखिए, लगातार 49 दिनों तक ये ध्यान के बाद में गौतम जी ने बिहार के बोधगया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि, यानी कि बोधि का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, तो उसको प्राप्त किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद पहला उपदेश इन्होंने दिया था यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गाँव में। और उसी घटना को हम जानते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा जल निकाय ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करता है ये है आपका 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता ये किसने की है? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता ये की है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो स्थायी सदस्य बने थे, अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि पहले जो अध्यक्ष थे इनके वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में जो बने थे स्थायी वो कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद जी, राइट। तो देखिए, 9 दिसंबर 1940 को जब पहली संविधान बैठक हुई तब इसमें कौन शामिल थे? तो पहले अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, और बाद में 11 दिसंबर 1940 को ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इसके अध्यक्ष थे, और एच.सी. मुखर्जी ये इसके उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नरोपा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए, अगर हम बात करें नरोपा की तो इसका संबंध है आपका लद्दाख से। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, नरोपा महोत्सव की बात करें तो ये लद्दाख या फिर हिमालय की कुंभ के रूप में हम जानते हैं। बौद्ध दार्शनिक और विद्वान नरोपा के जीवन का जश्न मनाने के लिए तिब्बती कैलेंडर में हर 12 वर्ष में नरोपा महोत्सव ये होता है। नरोपा महोत्सव प्रसिद्ध हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है, और हेमिस मठ कहाँ है? ये आपका लद्दाख में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब हमारी 2 PDF है, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, उनको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा करंट अफेयर की पूरी PDF लास्ट 11th मंथ का हमने कवर किया है, और साथ ही में आपका पॉलिटी की PDF है जिसमें आपको मोर देन
5000 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और इन PDF के माध्यम से आपका ये जो टॉपिक है पॉलिटी का और साथ ही में करंट अफेयर का, ये आपका पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर है अजंता की गुफाओं में वास्तुकला, ये किस वंश के द्वारा बनाई गई थी? तो देखिए अगर हम बात करें अजंता की गुफाओं में वास्तुकला, तो ये बनवाई गई थी, सही आंसर इसका सातवाहन ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कि अजंता और अलोरा ये कहाँ पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। और इनकी गुफाओं में कलाकृतियाँ बौद्ध धर्म और उनके करुणामय प्रकृति से प्रभावित थी, जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और 6वीं शताब्दी ईस्वी तक ये चली थी। गुफाओं की दीवारों और छत को चित्रित करने वाले चित्रों में भगवान बुद्ध जी और विभिन्न बौद्ध धर्मों के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। 1983 में अगर हम बात करें तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इन्हें घोषित किया गया था। जो मैंने अभी आपको बताया धोलावीरा जो 40वां था, 41वां, 42वां शांति निकेतन और साथ ही में कौन सा आपका होयसल्स के मंदिर। और अभी कितने हो गए हैं? अभी हो गए हैं 42। और 1983 में शामिल कौन किया गया था? अजंता और एलोरा की गुफाएं। फिर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें महान्यायवादी की, यानी कि आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के मुख्य वकील होते हैं और ये मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं। और इनकी नियुक्ति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जी के द्वारा यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और कौन से आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल नंबर 76 में। और योग्यता क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है? अगर किसी को अटॉर्नी जनरल बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी वही होती है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। मतलब अगर उनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता कोई व्यक्ति रखता है तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजरात शैली के प्रभाव से बनाया गया? तो ये था आपका कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए बच्चे गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इंडिया गेट तो आपका दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। ठीक है, जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी तो उसी दौरान में जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के कुछ प्रभाव से बनाया गया था। फिर पद्म भूषण से सम्मानित अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? तो ये प्रसिद्ध वादक थी सुरवहार की। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित ये हुई थी। ठीक है, और ये कौन से संगीत से संबंधित थी? मतलब वाद्य यंत्र से, तो ये था सुरबहार। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पोषक तत्वों के पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए मुख्य अंग है? तो ये है आपका कौन सा? ये है आपका छोटी आंत। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर किसके नेतृत्व में उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया, जो कि लाल शर्ट या फिर रेड शर्ट के नाम से हम जानते हैं? तो ये था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान का। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इनको हम बचा खान के नाम से भी जानते हैं। और खुदाई खिदमतगार ये 1929 में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, जो कि अब पाकिस्तान में है, तो उसमें ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक आंदोलन था। फिर है ओरू जाति ओरू मातम ओरू देवम मनुष्यानु यानी मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, ये कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये नारा दिया गया था, फिर ये कथन था किसका? श्री नारायण गुरु का। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 1998 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आर्थिक विज्ञान में नोबेल स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित हुए थे कौन? इनका नाम था अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इकोनॉमिक्स में इन्हें ये प्राइज़ मिला था 1998 में। नाम है इनका अमर्त्य सेन, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। अब देखिए नोबेल प्राइज़ की बात आई है तो इस साल का जितने भी आपके नोबेल प्राइज़ मिले हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सिंपली डालेंगे नोबेल प्राइज़ 2023 बाय रवि सर, ठीक है, या फिर आप जाके देखोगे वीडियोस में, आपको ये पूरी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपका ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक पसंद सिद्धांत में ये आपको ध्यान रखना है
उनके योगदान और समाज के सबसे गरीब सदस्यों की समस्याओं में उनकी रुचि के लिए उन्हें 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर हम भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में हम जानते हैं होमी जे भाभा को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपके यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, होमी जहांगीर भाभा को हम भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जानते हैं। वह एक भारतीय परमाणु भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। डॉक्टर होमी भाभा ने जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे की स्थापना की थी और 1966 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कर दिया गया था। फिर पृथ्वी का बाहरी कोर निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये होता है आपका तरल। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, बाहरी कोर लगभग 2200 किलोमीटर मोटा होता है और ज़्यादातर यहाँ पर तरल लोहे और निकल से बना होता है। पृथ्वी का बाहरी कोर एक तरल पदार्थ है और पृथ्वी के ठोस आंतरिक कोर के ऊपर और उसके मेंटल के नीचे स्थित है। यह हमेशा 4500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक के उच्च तापमान पर होता है और बाहरी कोर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो पृथ्वी पर सभी जीवन की रक्षा करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के संबंध में उद्गम केंद्र के लिए प्रयुक्त होने वाला पद है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म यूज्ड फॉर एपीसेंटर इन रिलेशन टू अर्थक्वेक, तो ये है आपका अवकेंद्र। देखिए, दो चीज़ होती है, एक तो होता है आपका एपीसेंटर और एक होता है आपका हाइपोसेंटर। दोनों डिफरेंट होता है। इसका आंसर ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अब वो कैसे? देखिए, अगर आप पृथ्वी पर हैं, ये आप यहाँ पर आप खड़े हो और आपने यहाँ पे भूकंप के झटके, ये आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका भूकंप जो है वो ओरिजिनेट हुआ है और ये आपका यहाँ पर महसूस हुआ है। तो जो पृथ्वी पर आपको पॉइंट दिखेगा इसको हम कहते हैं एपीसेंटर। जहाँ से पृथ्वी के अंदर ये ओरिजिनेट हुआ है इसको हम कहते हैं अवकेंद्र या फिर हाइपोसेंटर। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, आपसे यही पूछा हुआ है। इसको हम कहते हैं अवकेंद्र यानी कि हाइपोसेंटर। तो देखिए, उद्गम की अगर हम बात करें तो केंद्र पृथ्वी के भीतर वह बिंदु होता है जहाँ भूकंप का विदारण शुरू होता है और अवकेंद्र जो है इसे कहा जाता है। अधिकेंद्र की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर अवकेंद्र के ऊपर ये लंबवत बिंदु होता है, ठीक है। तो ये एपीसेंटर है आपका और ये आपका हाइपोसेंटर है। तो एपीसेंटर आपको पृथ्वी की सतह पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पृथ्वी के अंदर की बात करें तो ये होता है आपका हाइपोसेंटर। फिर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आपको एंडीज पर्वतमाला ये देखने के लिए मिलेगी? तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज में ऊंची चोटियों में घिरे उच्च पठारों की एक विशाल श्रृंखला होती है और वह दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला, ये भी आपको याद रखनी है। फिर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप या फिर महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है आपका यूरोप और अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, भूमध्य रेखा की बात करें तो विश्व के 3 महाद्वीप जो कि हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, तीनों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। वही मकर रेखा की बात करें तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इनसे होकर गुजरती है। लेकिन इन अक्षांशों में से कोई भी जो है ये यूरोप से नहीं होकर गुजरती और साथ ही में अंटार्कटिका से भी होकर नहीं गुजरती। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका यूरोप और अंटार्कटिका। और तीनों से होकर जो गुजरती है वो कौन सा देश है? वो है आपका अफ्रीका। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये आपका नींबू। ऑप्शन नंबर ए। फिर ल्यूकेमिया निम्नलिखित में से किस कोशिका की असामान्य वृद्धि की विशेषता है? तो देखिए, अगर हम बात करें ल्यूकेमिया की तो ये संबंधित है आपका व्हाइट ब्लड सेल से यानी कि WBC से। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, ल्यूकेमिया रक्त बनाने वाला ऊतक को एक कैंसर है जो कि संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में बाधा डालता है। ल्यूकेमिया की विशेषता उच्च WBC गणना है और ये असामान्य प्रकार के अविकसित WBC है जो RCB और प्लेटलेट्स का उत्पादन करने के लिए अस्थि मज्जा की क्षमता को बाधित करते हैं। इस प्रकार के WBCs को ब्लास्ट या फिर ल्यूकेमिया कोशिका के रूप में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बैटरी में कौन सी या फिर किस प्रकार का ऊर्जा की रूपांतरण होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें बैटरी की तो देखिए इसमें जो ऊर्जा रूपांतरण होता है ये है आपका रासायनिक ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय ये जेम्स अगस्टस हिक्की को देते हैं जो कि एक अंग्रेज को प्राप्त है और इन्होंने 1780 में बंगाल गजट के नाम से इसका प्रकाशन किया था। फिर आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये आपका अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर बी।
आपातकाल के बारे में आपको कई बार बता चुकी हूँ। इमरजेंसी जो कि आपका 3 प्रकार की होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है प्रेसिडेंट रूल और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ये 356 और ये है 352। ये अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगी है। प्रेसिडेंट रूल तो कई बार लग चुका है अलग अलग स्टेट्स में, और ये आपका 3 बार लगी है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, अगर हम इनकी बात करें तो अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। और 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। फिर है वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा नहीं था? तो ये थे आपके मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए। मौलिक कर्तव्य जो थे ये बाद में जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये आप ध्यान रखोगे। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तब थे ये आपके 10 जोड़े गए। उसके बाद में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब एक और जोड़ा गया और ये हो गए हैं 11। फिर है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये हमने ली है, ये है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो कि गैलो जनजाति के द्वारा मनाते हैं? तो ये है आपका मोपिन। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के गैलो जनजाति का त्योहार मोपिन ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल में मनाते हैं। मोपिन त्योहार अरुणाचल प्रदेश की गैलोंग जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष लूमी यानी कि अप्रैल महीने में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, असम में कौन सा फसल उत्सव प्रसिद्ध रूप से हम मनाते हैं? तो असम की अगर हम बात करें तो ये आपका बिहू यानी कि भोगली बिहू। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, भोगाली बिहू या भोगली बिहू की बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में हम मनाते हैं, एक फसल उत्सव है। माघ बिहू के रूप में भी जानते हैं। यह माघ महीने यानी कि जनवरी से फरवरी में मनाते हैं, जब कटाई के मौसम के अंत का ये प्रतीक होता है। बिहू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहार है जो कि है भोगाली, एक है रोंगाली या फिर बोहाग, और एक होता है आपका कोंगाली बिहू। फिर है माघ साची को निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में हम मनाते हैं? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर स्थानीय लोग माघ साची को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। संक्रांति को स्थानीय तौर पर साजी के तौर से माना जाता है और इस महीने को माघ कहा जाता है। और इस दिन लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में जाते हैं और क्षेत्र के पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नवरेह चंद्र नव वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर यूटी में हम मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। फिर है भारत और पाकिस्तान का विभाजन ये किस योजना के तहत हुआ था? तो ये था आपका माउंट बैटन योजना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका एसएससी जुड़ी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PYQs मैंने इसमें यहाँ पर लिए हैं क्योंकि PYQ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही में मैंने जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके साथ डिस्कस हो सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब आप मुझे बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए हैं और कितने आपसे गलत हुए, और आप चेंजेस क्या चाहते हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं, राइट। अब मैं आपसे पूछती हूँ 2 क्वेश्चन जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है? इसका जो भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और अगला क्वेश्चन है आपका कि किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरियर और बुक्का ने की थी? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा 2 PDF ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, उनको आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही में आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा काफ़ी सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आपको क्विजेस देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टे अपडेटेड विद अस एंड साथ में आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा। लिंक आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर विजिट कीजिए और लिखिए रवि स्टडी IQ GK, तो आपको वहाँ पर जो है वो लोगों के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा क्या हमारा एप्लीकेशन, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।